न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी असमत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, पुराने पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। आज के 2014 की सत्ता की बिसात में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है, लेकिन जिस अंदाज में मोदी ने गुजरात में हैट्रिक लगाई उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोदी की जोरदार जीत ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। साथ ही मोदी इस जीत के बलबूते बीजेपी में पीएम पद के प्रबल दावेदारों में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी राजनीति की वो शख्सियत है जिसने जो चाहा वो किया। जिद थी इस बार लगातार तीसरी बार गुजरात के सिंहासन पर बैठने की। मोदी ने बड़ी शान और शौकत के साथ हैट्रिक लगाकर गुजरात की सत्ता पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इसी के साथ मोदी 2014 में होने वाले सत्ता के फाइनल की बिसात पर बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में आगे बढ़ गए हैं। इन आवाजों का बस इतना मतलब समझ लीजिए कि गुजरात एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का हो चुका है। लगातार चौथी बार नरेंद्र मोदी गुजरात की मुखिया बनकर गुजरात की 5 साल की राह तैयार करेंगे। और मोदी जिस तरह से गुजरात में विकास पुरुष का टैग लेकर 10 सालों से राज करते रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये पहले से ही साफ था कि इस बार भी गुजरात नरेंद्र मोदी का ही होगा। मोदी ने गुजरात की तीसरी लड़ाई में खुद ही तय किया कि सत्ता के सिंहासन तक कैसे पहुंचकर 2014 की बिसात बिछानी है। विजय विजय होता है, मानना पड़ेगा। अगर बीजेपी की 93 सीट होती तो वो भी शपथ बीजेपी सरकार का ही होना था। तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए
मोदी की राह आसान नहीं थी। कांग्रेस के अलावा इस बार गुजरात परिवर्तन पार्टी का तमगा लेकर केशुभाई पटेल भी जंगे मैदान में थे। केशुभाई पटेल को मोदी के वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा था, लेकिन मोदी की एक तरफा जीत ने राजनीति के बड़े बड़े धुरंधरों को धुआं कर दिया। मोदी की जीत को भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता ज्यादा तवज्जो न दे रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि मोदी ने जिस अंदाज में गुजरात की राजनीति में गदर मचाते हुए एक तरफा साम्राज्य फिर से तैयार किया, उसका इशारा काफी दूर तक है। लोकतंत्र में एक चुनाव में हर चीज नहीं बनती है, समय लगता है और हर एक चुनाव हार जाने से, एक और चुनाव हार जाने से लोकतंत्र के सारे दरवाजे आपके लिए बंद नहीं हो जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं, समीक्षा कर लेने दीजिए, कौन से पहलू क्या संकेत देते हैं और किधर का रास्ता दिखाते हैं, इस पर आगे बात होगी। मोदी की जोरदार जीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मायने ये भी हैं कि मोदी अब बीजेपी की तरफ से पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि मोदी की दिल्ली की विजय पथ में कुछ रुकावटें भी हैं, जिसमें एनडीए के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, जो शुरू से ही नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी हैं। जो भी हो, मोदी ने 2014 की बिसात तैयार कर ली है और कब कौन सी चाल चलकर विरोधियों को मात देनी है, ये नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। शिमला से राजीव कुमार और दिल्ली से रजनीश त्रिपाठी के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने किस तरह से नरेंद्र मोदी गुजरात में सिंहासन एक बार फिर संभालने के बाद अब केंद्र की राजनीति की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर क्या होगा 2014 की बिसात पे, कौन कौन कहां खड़ा होगा और कैसा होगा सत्ता का फाइनल, टीमें आमने सामने होंगी, टीम में कौन कौन होगा, इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप टमटा कांग्रेस के सांसद हमारे साथ होंगे और गोपाल अग्रवाल वरिष्ठ पत्रकार, महेश्वर हजारी जनता दल के जेडीयू के सांसद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे संवाददाता राजीव कुमार शिमला में मौजूद हैं, जो शिमला की इस वक्त ठंड से ठिठुरती वादियों में राजनीतिक गर्माहट पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं प्रदीप टमटा जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। टमटा जी, गुजरात के नतीजे कांग्रेस के एक्सपेक्टेड लाइन पर हैं या उसके खिलाफ हैं? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर 2 चुनाव हुए थे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, दोनों भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें थी, और आज साफ हो गया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की साफ और स्पष्ट बहुमत मिल गई। और गुजरात में भी जो एक हवा बनाया जा रहा था कि मोदी का, कि लैंडस्लाइड मोदी जीत रहे हैं और मोदी बिल्कुल उनके कोई आगे पीछे कुछ है नहीं, तो मोदी की जीत कोई ऐसी जीत नहीं है जो उसको बहुत बड़ी वो हो। तो कांग्रेस तो जहां पर थी, कांग्रेस ने अपने किले को बचाए रखा और एक किला फतेह किया है। और इसकी चिंता, तो गुजरात की चिंता होनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को होनी चाहिए कि ये उनके लिए अंदरूनी संकट का बात है कि मोदी का वो क्या करते हैं। मोदी गुजरात से कह रहे हैं कि गुजरात को बीजेपी की वो प्रधानमंत्री करने दें, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व क्या समझते हैं। तो हमारा जो लाइन है उसी लाइन पर है और हम 2014 के लिए साफ इस समय देश की जनता, आपका कहने का मतलब है कि आपको पता था कि गुजरात में कांग्रेस की दाल इस बार फिर नहीं गलेगी और कांग्रेस को गुजरात से बहुत ज्यादा आप गुजराती क्यों कर रहे हैं, आप हिमाचल प्रदेश को क्यों नहीं ले रहे? देखिए, हिमाचल कांग्रेस की पार्टी के हैं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की साफ स्टेप जो जीत है और दोनों जगह प्रतिपक्ष की सरकार थी, कांग्रेस के पास कुछ नहीं था जी। तो हिमाचल प्रदेश पूरी साथ हमारे साथ आगे आ गया। अब गुजरात के लिए तो ये भारतीय जनता पार्टी के मालिक जाने हैं, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व जाना, उनका वहां का राज्य नेतृत्व, मोदी का क्या करेंगे? जी जी जी, उस पर हम बात करेंगे। महेश्वर जी, कितना संतुष्ट है आप टमटा जी की बात से? वो कहते हैं कि साहब सेमीफाइनल की सीरीज तो 1-1 से बराबरी पर रही है, क्या ऐसा बराबरी मानते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 10 बरस हम तो आगे रहे हैं। 10 बरस मोदी जी राज कर चुके हैं और 15वां वर्ष में उन्होंने फिर हैट्रिक जीत बनाई है, तो मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद देता हूं और साथ ही ये ऐतिहासिक जीत उनकी हुई है और हम उस जीत के लिए उनको मुबारकबाद भी देते हैं। और जिस तरह से वो अपना लोकप्रियता बनाए रखा, यह धन्यवाद के पात्र है।
और बहुत कम सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो हैट्रिक बना पाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूं। जी, आपने मुबारकबाद दी उनको। और गोपाल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के आर्थिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। गोपाल जी, आपके यहाँ एक तरफ शिमला का मातम ज्यादा है और गुजरात की जीत का जोश ज्यादा है। नहीं, देखिए, गुजरात की जीत का जोश ज्यादा है क्योंकि गुजरात को अल्टीमेटली सारा देश और भाजपा अपने आप में भी गुजरात के ऊपर आंखें गड़ा के देख रहा था कि क्या होगा। आने वाली राजनीति का जो समीकरण है या आने वाली राजनीति में जनता का क्या एजेंडा होगा, वह गुजरात के इलेक्शन के ऊपर दारमदार उसका बहुत ज्यादा था। क्या जो भाजपा जो यहाँ का इलेक्शन जो लड़ी है गुजरात में, वह था कि क्या विकास की राजनीति, जिसके लिए कि भाजपा शुरू से वो जानी जाती है। चाहे 2004 का इलेक्शन था जब भाजपा ने एक आर्थिक विकास, एक रिफॉर्म की राजनीति की, लेकिन कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस और रिफॉर्म्स को जनता ने वोट के कन्वर्ट करने में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भाजपा को उस वक्त लगा। तो गुजरात का इस बार का इलेक्शन डायरेक्ट कम्युनिकेशन उस पर डिपेंड करता था कि क्या विकास, केवल विकास जो है, विकास का मुद्दा, गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस, क्या जनता के लिए वोट कैचिंग एक्शंस है। तो यह एक रेफरेंडम की तरह था गुजरात का इलेक्शन, जिसमें जनता ने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन के बाद उसको एक्सेप्ट किया। हाँ, बताएं। गुजरात के बारे में आपने कहा कि रेफरेंडम था, विकास के मुद्दे पर लड़ा गया, तो क्या हिमाचल प्रदेश में धूमल सरकार ने विकास नहीं किया था? नहीं, देखिए, हिमाचल में जो मुख्य मुद्दा था वह भ्रष्टाचार का था। वहां पे वीरभद्र सिंह जो वहां पे डिक्लेयर्ड वहां के कैंडिडेट थे, वो उसी वक्त सेंटर से उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ रिजाइन करके वहां गए थे। तो वहां पे जो मुद्दा था, और दूसरा क्या है कि अगर वहां पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था हिमाचल में, और वहां पे कंटिन्यूअस ये रहा है कि एक बार ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है, तो वहां पे मुद्दे अलग तो थे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हिमाचल की जनता ने बीजेपी की नहीं सुनी, या वहां पे वो मुद्दे का कम्युनिकेशन, गडकरी पर जो बाद में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उससे भ्रष्टाचार का मुद्दा बराबर हो गया? नहीं, उससे बराबर नहीं हो गया, लेकिन वहां पे जो मुद्दे का कम्युनिकेशन पूरी तरह से नहीं हुआ, ये एक तो मानते हैं। दूसरा क्या है कि जो असली में जो देश की नजर थी, वो गुजरात इलेक्शन ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण और मैसेज देता है। ये ठीक है कि हमें हिमाचल के इलेक्शन में ना जीतने का दुख तो है ही, क्योंकि हम लोगों की इच्छा थी कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं, ये था कि हिमाचल ज्यादा टफ फाइट लग रही थी, लेकिन कहीं ये बात थी कि कुछ ना कुछ जरूर टफनेस के बाद भी हिमाचल भी भाजपा के ही झोली में आएगा, लेकिन वो नहीं आया। उसका जरूर आत्मचिंतन किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा, क्या कारण था, क्यों उसमें पूरी सक्सेस नहीं मिली। लेकिन जो गुजरात का इलेक्शन है, वो अपने आप में पूरे देश की राजनीति के लिए एक दिशा देने के लिए बहुत नई दिशा देगा गुजरात का चुनाव, ऐसा माना जा रहा है और इस पर चर्चा भी हो रही है। फिलहाल हम चलते हैं शिमला, जहां ठिठुरती सर्दी में हमारे संवाददाता राजीव कुमार राजनीतिक तापमान पर नजर बनाए हुए हैं। राजीव, बीजेपी के नेता गोपाल अग्रवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वहां चुनाव लड़ा गया और किसी वजह से वो मुद्दा वहां क्लिक नहीं किया, क्या कहेंगे आप? देखिए यूसुफ जी, जहां तक बीजेपी का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो बैकफायर कर गया था और यही कारण रहा कि बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरफ बीजेपी काफी हमलावर थी कांग्रेस के ऊपर और दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे। इसको लेकर कहीं जनता में जो जनमानस यहाँ पे लगा कि दोनों ही पार्टियां एक ही तरह से बातचीत करती हैं, लेकिन जो एक्शन है वो किसी में नहीं, किसी के पास नहीं होता है। लेकिन यूसुफ जी, हमारे साथ बीजेपी की ओर से शिमला से सिर्फ एक निर्वाचित जो विधायक है सुरेश भारद्वाज जी हमारे साथ, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं। भारद्वाज जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। आखिरकार आप चुनाव जीते शिमला से, सिर्फ एक सीट निकाल पाई बीजेपी को, वो आप निकाल पाए, बाकी लोग चुनाव हार गए, सिर्फ कारण क्या रहा? शिमला ट्रेडिशनली जो है वो कांग्रेस स्ट्रांग होल्ड है। शिमला सीट राजधानी है, यहाँ पर पढ़ा लिखा वोटर रहता है। यहाँ के इश्यूज जो है डिफरेंट होते हैं, शहरी क्षेत्र है ये, बाकी ग्रामीण क्षेत्रों के इश्यूज जो है वो डिफरेंट रहते हैं, इसलिए बाकी जिले में जो है वो क्यों नहीं हम जीत पाए। हालांकि यहाँ पर विकास की दृष्टि से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने जो है वो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन क्या कारण रहा है इसकी तो समीक्षा
जो है वो बैठक में इसके बाद करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो हम आगे के लिए जो है वो इसको सुधार सकते हैं। वैसे बहुत अच्छे कई स्थानों पर जो है वो वोट भी लिए हैं हमने, और जो शिमला संसदीय क्षेत्र है पूरा, उसमें हमने सिरमौर में बहुत इंप्रूव किया है। सोलन में हम जो है वो अच्छे जो है वो इंप्रूव पोजीशन में रहे हैं। शिमला जिला में जो है वो हमारी एक सीट जो है वो कम हुई है इस बार। लेकिन भारद्वाज जी, क्या महेश्वर सिंह का अलग होना, महेश्वर सिंह का अलग पार्टी का निर्माण करना, क्या ये बीजेपी के लिए घातक साबित हुई? देखिए, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। थोड़ा बहुत जो है वो इनके अलग होने से कुछ स्थानों पर जो है वो असर पड़ा है, लेकिन कोई ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद बागी उम्मीदवार हमारे खड़े हुए हैं, उनको मैनेज नहीं किया गया, और उसके कारण से मुझे लगता है जो कांगड़ा जिला में हम पिछड़े हैं काफी, उसके कारण से जो है वो हमारे को जो है सेटबैक लगा है। अदरवाइज हम 3-4 सीटें और जीत सकते थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो शांता कुमार हैं, उन्होंने जिस एटीट्यूड के साथ प्रचार करना चाहिए उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो खामोश रहे, और अंतिम वक्त में जब उन्हें एहसास होने लगा कि अब शायद बीजेपी की पार नहीं लग पाई, तब उन्हें सामने लाया गया, तब वो सामने आए, कह सकते हैं आप, वो सामने आए, लेकिन तब तक ये हार जो है कहीं तय हो चुकी थी। देखिए, शांता कुमार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, इसलिए मैं कोई उनके बारे में जो है वो कमेंट करूं ये अच्छा नहीं लगता है। अब कांगड़ा में क्या क्या रीजन रहे हैं, क्योंकि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड जो है वो कहा जाता है, वहां से हमारा पिछड़ना जो है वो एक निश्चित रूप से चिंताजनक बात है। इसके लिए पार्टी के स्तर पर जो है वो पूरी समीक्षा की जानी चाहिए, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी, ताकि कारण जो है क्या रहे हैं उसके, क्योंकि वहां पर रेबल्स जो है वो काफी खड़े हुए हैं, वहां पर इंडिपेंडेंट जीते भी हैं, वो हिलोपा के नहीं जीते हैं, इंडिपेंडेंट जो खड़े हुए थे वो लोग जीते हैं। तो मुझे लगता है कि भी हमने कुछ जो है वो ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन जब टिकट का हुआ है उसमें आकलन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है, जिसके कारण से जो है वो सेटबैक लगा है। भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। यूसुफ जी, साहब आपने सुना भारद्वाज जी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, टिकट बंटवारे में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, कुछ दिक्कतें आई थी और उसको मैनेज नहीं किया जा सका। यानी जो चर्चा हम सुबह से कर रहे थे कि जो टिकट बंटवारा था वो ठीक से नहीं हो पाया, जो बगावत था वो बीजेपी अपने चरम पे था, और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था वो मुद्दा यहाँ बन नहीं पाया या बीजेपी उसे तरीके से बना नहीं पाई, ये तमाम कारण है। और शांता कुमार फैक्टर वो भी कहीं ना कहीं काम किया है, जो कि बीजेपी के हार में राजीव, कांग्रेस अपनी इस जीत को, जो हिमाचल में जीत कांग्रेस को मिली है, एक तरह से बड़ी जीत मिली है कांग्रेस को, कांग्रेस उस जीत को किस तरह से देख रही है और कांग्रेस में किस तरह की सरकार देने की कशमकश है या किस तरह की तैयारी है? देखिए यूसुफ जी, अगर इसे ये कहा जाए कांग्रेस की जीत नहीं मानकर इसे राजा बीरभद्र सिंह की जीत कही जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि राजा बीरभद्र सिंह के चुनाव मैदान में आने के बाद और उन्हें जनता से इस अपील के बाद कि वो अंतिम बार चुनाव लड़े, उन्हें जिताया जाए, इसको लेकर जो सहानुभूति वोट मिली है उसका करके फायदा हो कांग्रेस को। तो कांग्रेस को अब ये कोशिश करनी होगी कि, और बीरभद्र सिंह ने खुद कहा है कि उनकी कोशिश यही होगी कि राज्य को एक भ्रष्टाचार मुक्त जो है एक शासन दिया जाएगा और तमाम लोग के जो काम है उन कामों को किया जाएगा। और जो चुनावी वायदे किए थे, जो मैनिफेस्टो जारी किया था कांग्रेस ने, उस मैनिफेस्टो को पूरा करने की अपने ओर से कोशिश करेंगे। और मैं बता दूं आपको 24 तारीख को संभवतः यहाँ पे सीएलपी की बैठक बुलाई जाएगी और 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह शिमला में करवाया जाएगा। जी राजीव, इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्टूडियो चलते हैं सीधे अपने दूसरे मेहमानों के पास और बात करते हैं कि 2014 की जो सत्ता की बिसात अब बिछने जा रही है उसमें कौन किसका मोहरा होगा और कितने चीज किस तरह से राजनीतिक करवट बदलेगी। तो अभी हम चलते हैं प्रदीप टमटा जी के पास सीधे। प्रदीप जी, ये बताइए कि 2014 में आप किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, मोदी वर्सेस कौन? मोदी का तो कहीं ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक खुद तय नहीं कर पा रही है। मैंने देखिए 2 बात कही, हिमाचल प्रदेश में भी गुजरात में भी दोनों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, दोनों जगह विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने भ्रष्टाचार पर हिमाचल में अनावश्यक रूप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में हिमाचल प्रदेश विकास हुआ था, राजा वीरभद्र के विकास पुरुष माने जाते हैं, इसलिए हिमाचल की जनता ने उनको फिर दोबारा दिया। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि मोदी छोड़ दिया था, उन्होंने भावनात्मक मुद्दों को उठाना शुरू किया था? प्रदीप जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए परेशानी का सबब है और कांग्रेस के लिए आसानी है?
2014 में ये बीजेपी के लिए ही संकट है। बीजेपी तो बताए तो खुद तय कि उनका नेता 2014 का कौन है। हमारा तो साफ है कि 2014 में हमारे राहुल गांधी जी हमारे कैंपेन के नायक हैं, उनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। वहां के एनडीए के घटक में ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी किसी तरह से स्वीकार नहीं है। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही अवसरवादी है। देखिए, राज्यसभा में जब गुजरात का चुनाव नहीं हुआ था, वहां बिल था रिजर्वेशन का बिल। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के आधार पर वहां पर राज्यसभा में बिल का समर्थन किया, प्रमोशन ने, और गुजरात का चुनाव दूर हुआ, लोकसभा में उसका विरोध कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी हमें मोदी से कोई खतरा नहीं है। के लिए सरदार है नरेंद्र मोदी की जीत करके उनको क्या करना है? हमारे साथ है। ये तो प्रदीप जी आपकी बात हो गई हो तो मैं बोलूं कि ये जो इनका कहना है कि हमारे नेता तो राहुल गांधी हैं, वो वाकई कांग्रेस के नेता हैं, देश के नेता अब नहीं बन सकते वो। ये ना उन्होंने बहुत बार कोशिश करी, बिहार में कोशिश करी। अब मुझे बोलने दीजिए प्रदीप जी, आपको मैंने बोलने दिया, प्रदीप जी आपको बोलने दिया, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं भी आपको बीच में रोक सकता था। जी बोलिए। तो जब आपने राहुल गांधी जी ने बिहार में कोशिश कर ली, उत्तर प्रदेश में कोशिश कर ली, और अब गुजरात में भी उन्होंने कोशिश कर ली, तो वह एक तरीके से सक्सेसफुल अपने नहीं हुए। आज नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश क्या पूरा विश्व उनको अपने नेतृत्व के, आने वाले देश के नेतृत्व के रूप में देख रहा है। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है। वो कैसे सिरदर्द होंगे भाजपा के लिए, यह मुझे समझ नहीं आता। अगर भाजपा का कोई नेता जिसका इतना बड़ा सामाजिक परिप्रेक्ष्य बनता जा रहा है, जो 3 बार से जीत के इतने दम के साथ जीत के सामने आए और अपने अपने मुद्दों पे, जिन्होंने जीते ही नहीं, एजेंडा भी इलेक्शन का खुद सेट किया, उस एजेंडा में कम्युनिकेट भी किया। इवन यूरोपियन कंट्री, चाइना जैसे कंट्री भी ब्रिटिश के एम्बेसडर उनसे मिलने जाते हैं, और यहाँ पे सारा देश का इंडस्ट्रियलिस्ट, आम जनता सब उनके फैन है। आप उनको देखो सारी जगह सोशल मीडिया। तो गोपाल जी, क्या मान लिया जाए कि क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे बीजेपी की तरफ से? इस बारे में पार्टी में आम राय है? वह अब बिल्कुल आम राय है, क्योंकि वह देश के नेतृत्व के रूप में उभर के आ रहे हैं। जहां तक यह बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, वहां पे कोई व्यक्ति को अचानक ऐसे नहीं डिसाइड किया जाता। जहां भी किसी से भी पूछा गया तो यह कहा गया स्पष्ट रूप में कि वह प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, और उनमें सारे गुण हैं जो प्रधानमंत्री में होने चाहिए, लेकिन यह डिसीजन कलेक्टिव होगा। तो इससे बड़ा आज के देश में, आज के समय में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई डेमोक्रेटिक पार्टी इस देश में रह ही नहीं गई। तो सब किसी परिवार की पार्टी है, गोपाल जी ने कहा किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी है। बीजेपी में आम राय है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार होंगे। बिल्कुल आम राय। उस पोजीशन में क्या बीजेपी के साथ रहेगा, एनडीए में रहेगा जेडीयू? यह डिसीजन देखिए, महेश्वर जी से सवाल मेरा है। देखिए, यह बात, चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी की हम सहयोगी पार्टी है, और बीजेपी को यह सोचना है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन हो। अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुई है, और बीजेपी में एक से एक विद्वान लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, बड़े जानकार आदमी हैं, बहुत ही राजनीति का अनुभव वाले व्यक्ति हैं और बहुत विद्वान हैं। अभी तक किसी का बात डिक्लेयर नहीं हुआ है। वो बीजेपी के अंदरूनी मामला है, जब हम किसको प्रधानमंत्री, चूंकि बड़ी पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार जी कई बार कह चुके हैं कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं, हमको बोलने दिया होंगे किसको प्रधानमंत्री, 2014 अभी दूर है। अब 2014 चुनाव के पहले या चुनाव के बाद किसको बीजेपी डिक्लेयर करती है, उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों को क्या करना है, नहीं करना है। अभी हम लोग उनके सहयोगी हैं, सहयोगी रहेंगे। लेकिन आपको इसकी आहट नहीं दिखाई दे रही है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी मुझे कोई आहट जा रही है? जब तक कोई डिसीजन नहीं हो जाती है तब तक कोई आहट हमको दिखाई नहीं दे रही है। जब तक डिसीजन नहीं हो जाती है फाइनल, तब तक मुझे कोई आहट नहीं दिखाई। लेकिन इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत अच्छी बात की है, मैं इनका स्वागत करता हूं, जो इन्होंने कहा कि ये जो प्रधानमंत्री कौन बनेगा या कौन उसका दावेदार रहेगा, ये बीजेपी का इंटरनल मामला है। यह ना मीडिया डिबेट से डिसाइड होगा, ना बाकी पार्टियों के पब्लिक डिबेट से होगा।
भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर सोच विचार के अपने सारे आनुषंगिक सभी लोगों से डिस्कस करके ही फाइनल डिसीजन। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने बहुत सोच विचार के और सहयोगियों से बात करके इस पर फैसला करेगी और बीजेपी के फैसले के बाद जेडीयू फैसला करेगा कि उसे साथ रहना है या नहीं रहना है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं अपने राजनीतिक संपादक इरफान रसूल के पास। इरफान साहब, आप इस पॉलिटिकल डायनामिक्स को किधर की तरफ जाता हुआ देखते हैं गुजरात के नतीजों के बाद? तुम आसमां की बुलंदियों से जल्द लौट आना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। यूसुफ साहब, सवाल यह है, देश के चुनाव नहीं हुए, गुजरात और हिमाचल के चुनाव हुए हैं। बदनसीबी इस मुल्क की यह है, जमहूरियत को कुछ लोग दागदार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मैं डिस्कशन सुन रहा हूं, सवाल यह है साफ तौर पर कि मोदी को अपना नजरिया बदलना होगा, बीजेपी को अपना नजरिया बदलना होगा, कांग्रेस को अपना रवैया बदलना होगा। दिक्कत यह है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो इस परेशानी का शिकार है कि कांग्रेस कहती है वो जाएगा कहां और भाजपा कहती है कि हमें वोट देता नहीं है। तो बीजेपी को अपना कहीं ना कहीं नजरिया बदलना होगा, कांग्रेस को रवैया बदलना होगा, तब ये देश की बात करेंगे, तब ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अभी बड़ी तब्दीली लाने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, ये जमहूरी निजाम है। ये तय करना होगा, सबको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, सबके दर पर दस्तक देनी होगी। बिल्कुल, हम इनके बात से बिल्कुल सहमत हैं कि ये इंक्लूसिव, ये एंटी माइनॉरिटी स्टैंड नहीं है, ये सब समाज के हर वर्ग को समाहित करने का के साथ ही देश की प्रगति हो सकती है। भाजपा सारे समाज के हर वर्ग को समाहित करके चलना चाहती है। लेकिन क्या बीजेपी समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है? जो इशारा इरफान रसूल ने किया कि अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों, खास साफ अगर कहे कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी को अपना रवैया बदलना होगा, क्या बीजेपी रवैया बदलने को तैयार है? बताइए कौन सी रवैया में बीजेपी ने एंटी माइनॉरिटी स्टैंड लिया? एक सेकंड, मैं यूसुफ साहब आपकी बात रोकूंगा। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुसलमान को गुजरात में टिकट दिया? क्या किसी सीट पर मुसलमान इलेक्शन जीत नहीं सकता था? क्या लोकतांत्रिक देश में नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं? गुजरात में किसी मुसलमान को चुनाव लड़ाया आपने? नहीं, देखे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कहीं भी रिलीजियस बेस्ड मैंडेट और उसकी बातें नहीं है। ये जो राजनीति जो कर रहे हैं, या जो यूपी में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस करते, इन्होंने 65 साल से माइनॉरिटी के लिए क्या हित में काम किया? इन्होंने केवल नारे दिए। अगर आप देखें जो सारे दंगे हुए, ये हुए, सब कांग्रेस के शासित प्रदेशों में हुए। जो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का फायदा हुआ या दंगा फ्री राज किया है, तो भाजपा के शासित प्रदेशों में देखेंगे आप, रिजल्ट देखेंगे या इतिहास देखेंगे, वहां कभी भी दंगे नहीं हुए, वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, या केवल नारे करते हैं और उनको वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। इसको समझना पड़ेगा, देश के सभी रिलीजन्स को समझना पड़ेगा कि हमें मेन स्ट्रीम और सारे समाहित राजनीति के साथ एक यूनिफॉर्म देश के भागीदारी लेनी है। और यह इसमें भाजपा पूरी तरह विश्वास रखती है और वह समाज के हर वर्ग को धर्म जाति के आधार पर बिना भेदभाव के साथ लेके चलना चाहती है। भाजपा का द्वार खुला है, कोई भी किसी भी धर्म का आदमी हो वो आए। या तो माइनॉरिटीज को सोचना है, वो चाहते हैं, मैं आपसे प्रश्न चाहता हूं, वो चलते क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं है? ये तो माइनॉरिटीज को देखना चाहिए कि भाजपा में आने के लिए नहीं है। यह जो प्रचार है कांग्रेस का, इतने सालों का भ्रामक प्रचार है, इसने एक हवा बना दिया है। हमारे द्वार और हाथ खुले हुए हैं, सब लोग आए, हमारी पार्टी के लिए ज्वाइन करें, उनका स्वागत है, उन्हें समुचित उनकी पूरा उनका सम्मान भी मिलेगा। हमारे यहाँ माइनॉरिटी सेल भी है। प्रदीप जी काफी कड़वी बातें कही हैं गोपाल जी ने कांग्रेस को लेकर के। कांग्रेस ने अब मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा और पिछले 60-65 साल में उनका तरक्की की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ एक्सप्लॉइट किया है। क्या कहेंगे आप? जी, देखिए, जो आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ ले जाने वाली पार्टी है, आज पूरी देश ने नंगे रूप में भारतीय जनता पार्टी के अवसरवादी चरित्र को देखा। राज्यसभा में पदोन्नति के सवाल पर, अनुसूचित जाति और जनजाति के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में उस बिल का समर्थन किया। और आज जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए जो चीज नई चीज नहीं हो रही थी, पदोन्नति में आरक्षण पहले से ही था,
आज उस बिल को भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ षड्यंत्र करके, साजिश करके उस बिल को पास नहीं होने दिया। समाजवादी पार्टी को सीबीआई के थ्रू आप चलाते हैं। प्रदीप जी, आप मुद्दे से भटक रहे। मैंने पूछा था मुसलमानों से मुताबिक भारतीय जनता पार्टी कहा सारे समाज के वर्गों को ले, गुजरात में जो दंगा हुआ उसको भूला नहीं होगा। मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। आज देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को देखा है कि किस तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति के हित में एक जो सामाजिक समरसता का कानून बन रहा था, जो पहले से ही कानून था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके आज क्या कहते हैं असफल किया। नहीं तो बताए भारतीय जनता पार्टी कि राज्यसभा में किस आधार पर वो बिल को आपने दिया था। प्रदीप जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। लोकसभा में उसी बिल को प्रदीप जी आपने बहुत सही सवाल उठाया है, लेकिन बहस के लिए तैयार नहीं। हाँ प्रदीप जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है, लेकिन का सबसे बड़ा मंच है, आप बहस कीजिए, आप उसको वोटिंग आउट कर दीजिए। पार्लियामेंट को मैं गोपाल जी, प्रदीप जी आपने बहुत सही सवाल उठाया है। बीजेपी को घेरा है। आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। उस पार्टी ने राज्यसभा में समाज के कमजोर वर्गों के बिल को पास होने दिया और 2-3 दिन बाद लोकसभा में उस बिल को षड्यंत्र करके डिफीट करवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये तो गुजरात को क्या भूल गया हुआ? गुजरात के दंगों को भूल गए। सिर पैर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में उस बिल के अगेंस्ट क्या किया है? या तो आपके समाजवादी पार्टी दुनिया ने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वेल में आकर के प्रदीप जी ये बिल्कुल गलत बात है। समाजवादी पार्टी के लोगों राज्यसभा में समर्थन किया और लोकसभा में उस झूठ बोल रहे। प्रदीप जी आपने सही कहा। क्या झूठ बोल रहा हूँ? नहीं प्रदीप जी, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी का कहीं ना कहीं कुछ रहा होगा समाजवादी पार्टी के साथ, उससे हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रदीप जी आप मेरी बात सुनिए। राज्यसभा में किस आधार पर समर्थन किया था? मुझे लगता है आप सवाल सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे लगता है आप सवाल सुनना नहीं चाहते हैं। जब भी मुसलमानों से मुताल्लिक कोई बात होती है, कांग्रेस के नेता दूसरी बात करने लगते हैं। जब भी मुसलमानों से मुताल्लिक कोई बात होती है, गुजरात के दंगों को भूल गए माइनॉरिटी के लोग। आज आप बताइए, माइनॉरिटी में वो गुजरात के दंगों को भूल गए क्या? नहीं, मैं दूसरी बात इसलिए दे रहा था। गुजरात के दंगों को कोई नहीं भूला है। प्रदीप जी 1984 में आपके प्रदीप जी आप मेरी बात प्रधानमंत्री ने कहा कि जब गोपाल जी ने कहा है कि कांग्रेस ने 65 साल में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस बात की गवाह है कि उनके विकास के लिए ठोस काम नहीं किए गए। हमने इस देश के देखिए, कांग्रेस की हमेशा रणनीति रही है समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के विकास किया जाए। हमने कभी देश के न धर्म न जाति के आधार पर देश को बांटने की कोशिश की है। हमने सभी वर्गों के सामान्य वर्ग, कमजोर वर्ग। प्रदीप जी आज हम सदन में थे जिस समय में अनुसूचित जाति जनजाति का जो है बिल पेश हुआ था, आरक्षण में प्रमोशन, रिजर्वेशन में प्रमोशन, तो उस समय में हम मौजूद थे। हम लोग भी बेल में गए थे। हम लोगों ने मांग किया था कि रिजर्वेशन में प्रमोशन लागू हो, और समाजवादी पार्टी के लोग चाह रहे थे लागू नहीं हो। तो इस बीच में यदि कांग्रेस की मंशा ठीक रहती तो हम लोग 11 बजे रात तक बैठने के लिए तैयार थे, और वो उनको वोटिंग कराना चाहिए। वोटिंग एक मिनट सुना बात, हम सदन की बात करते हैं। जेडीयू के सांसद उनको वोट से जीतती, वो वोट से जीतती और यह बिल पास होता, लेकिन उन्होंने वोटिंग नहीं कराया। तो क्या हम समझेंगे कांग्रेस की मंशा ठीक थी? इसीलिए दलितों को वोट बैंक के लिए हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। समाज के जो अंतिम व्यक्ति है महेश्वर जी हम लोग मुद्दे पर आते हैं। महेश्वर जी हम लोग मुद्दे पर आते हैं। हम लोग मुद्दे पर आते हैं। महेश्वर जी हम लोग मुद्दे पर आते हैं। प्रदीप जी साथ लेकर चलने वाली, प्रदीप जी आप सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी, हमने आपकी बात मानी। लेकिन अब आप ये बताइए कि गुजरात के चुनाव के बाद इस देश की राजनीति बदलने जा रही है, ऐसा तमाम आकलन किया जा रहा है। बीजेपी दावा कर रही है कि नई दिशा में राजनीति जाएगी। कांग्रेस बीजेपी को गुजरात से लगातार 4 बार से हरा नहीं पाई है। क्या कांग्रेस ने मोदी के सामने पूरी तरह घुटने टेक दिए हैं?
कोई नहीं टेके। मैं कह रहा हूं आप राष्ट्रीय चुनाव में एक राज्य को छोटा एक राज्य को बड़ा क्यों कर रहे हैं? दोनों चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, उसका भी अपना राष्ट्रीय महत्व है, गुजरात का भी चुनाव महत्व है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, क्या ये बता दें कि क्या नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय नेता चुन लिया है? हम आपको ये बता दें नरेंद्र मोदी को इन्होंने अपना राष्ट्रीय नेता चुन लिया। हाँ, गोपाल जी कह रहे हैं कि आपको बधाई दे रहे हैं, आप तो हमें बधाई दीजिए। मैं तो आपसे ये आप बधाई तो दीजिए गुजरात की। पूछ रहा हूँ आपसे हम कह रहे हैं, हम आपको बधाई दे रहे हैं। के मत का सम्मान, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। मैं एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ, बता दीजिए मुझे कि नरेंद्र मोदी जी को क्या आपने भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है? अभी वो गुजरात का इलेक्शन जीते हैं, सीएम वो बनेंगे, क्या आप उसके लिए बधाई देना चाहते हैं या नहीं? आप या आपकी पार्टी में ही नरेंद्र मोदी को लेकर के झगड़ा है, तो आप हमसे आप ही बना रहे हैं, हमारे वहां तो साथ है। ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात मानी नरेंद्र मोदी का जीत प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं क्या? आप हमें ये बताइए। 2014 में प्रदीप जी, आप 2014 के बारे में बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? प्रदीप जी जवाब दीजिए। हमारी कांग्रेस की सरकार, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जो पार्टी नरेंद्र मोदी को नेता नहीं बनाना चाहती तो देश की जनता क्यों बनाना चाहते हैं? आप तय करिए। कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। तो फिर क्यों बार-बार आप इस चर्चा पे चले जा रहे हैं? चुनाव हुए। जी इरफान रसूल के पास हम चलेंगे। इरफान जी, उन्होंने कहा कि 2014 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। आप कितना सहमत है इस एनालिसिस से? क्या ये होने जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री पद की बहस हो रही है, किसी को किसी वर्ग की कोई फिक्र नहीं है। सवाल यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी की अगर बात करें, अल्पसंख्यक समुदाय की बात करें, भाजपा कहती सभी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो चलते क्यों नहीं? और अगर कांग्रेस भाजपा को बदनाम करती है तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। भाजपा मैदान में क्यों नहीं आती है ये कहने के लिए? और मैंने एक सवाल पूछा था भाजपा लीडर से कि गुजरात में किसी विधानसभा से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया, उसका कोई जवाब नहीं है। तो नरेंद्र मोदी हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, समाज को, पूरे देश को जवाब देना होगा। पूरे देश की छवि दुनिया में दिखानी होगी कि मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व इस मुल्क में क्या है। इस बात का जवाब हमें अब तक नहीं मिला। देखिए, मैंने आपको जवाब दिया था और हमने स्पष्ट कहा कि इस देश की जो इलेक्टोरेट है वहां पे धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है। या लेकिन कोई हिस्सा बनता है क्या? की बात नहीं कर रहे हैं, हिस्सा बनता है क्या? विधानसभाओं में मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, हमने कहा है हमारे यहाँ पे कोई भी मुसलमान या किसी के लिए, सबके लिए ओपन आर्म से इन्विटेशन है, वो आए, पार्टी में पूरा उनका स्वागत होगा। पार्टी में काफी मुसलमान हैं लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। यूपी में चुनाव हुए पिछले साल, 1 टिकट दिया गया। लोकसभा का चुनाव होता है 1 या 2 टिकट मिलते हैं, शाहनवाज हुसैन बिहार से और मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ। यही तो हमने, यही तो कह रहे हैं हम कि यह जो कांग्रेस ने 65 साल से जो सत्ता पे काबिज होकर एक गलत प्रचार करके, एक हवा बना के, एक डर की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेजों से सीखी, उसी तरह की इन्होंने चला के उसमें एक डर का माहौल माइनॉरिटीज के अंदर क्रिएट किया हुआ है। आपने कांग्रेस के इस भ्रामक प्रचार को खत्म करने के लिए कोई पॉजिटिव प्रचार क्यों नहीं चलाया? हम आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि गुजरात को कभी ये भरोसा दिलाने की कोशिश मैं ये जानना चाहूंगा यूसुफ भाई कि सवाल ये है कि भाजपा को इस बात का डर है अगर हम मुसलमानों की तरफ, अल्पसंख्यकों की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ उनको 2/3 मेजॉरिटी की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ उनका वोट बैंक जो है वो खिसक न जाए, इस बात के डर से वो मुसलमानों की तरफ बढ़ने से डरते हैं। अगर वो वोट बैंक होता और भाजपा वोट बैंक की धर्म के आधार पर राजनीति कर रही होती तो आज 85% वोट से लेकर देश में सत्ता प्राप्त कर रही होती। भाजपा वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। इवन कांग्रेस ने जो पीछे हिंदू कार्ड भी, रिलीजन के कार्ड खेले इस सत्ता जीतने के लिए, चाहे पंजाब में देखो, कहीं भी देखो, हरदम धर्म की राजनीति कांग्रेस का इतिहास रहा हुआ है कि उन्होंने धर्म के आधार पर इस देश को बांट के पोलराइजेशन करने का प्रयास करके, धर्म के आधार पर डर की राजनीति करके
इलेक्शन जीतने का प्रयास किया है। भाजपा ने कभी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की है। वह लार्जर परिप्रेक्ष्य में इवन 2004 का वह भी डेवलपमेंट के प्लैंक पे इलेक्शन लड़ने का पूरा प्रयास भाजपा ने किया था। वह एक तरीके से डिस्कनेक्ट रहा। जनता में जातिवाद और धर्म यहां पर इस कदर हावी है कि कई बार वो मुद्दे उभर के नहीं आते। यह पहली बार ऐसा हुआ है, यह रेफरेंडम है गुजरात में, जहां डेवलपमेंट के इश्यू पे एक पार्टी इलेक्शन जीत के आई है। यह देश के लिए एक नए भविष्य, उज्जवल भविष्य का सूर्य उदय होगा, हमें ऐसा लगता है। आपको लगता नहीं गुजरात में कम्युनल कार्ड जो है उसकी कामयाबी हुई है? क्या कम्युनल कार्ड है वहां पे जिसको आपको लगता है वहां पे इस बार केवल जो भी मुद्दा नरेंद्र मोदी जी ने उठाया वह हरदम डेवलपमेंट विकास का था। एक भी मुद्दा कोई बताइए जिसमें आप बताएं, और उसके ऊपर सारे गोपाल जी आपने कहा कि विकास का मुद्दा था। विकास तो हिमाचल में भी हुआ और नरेंद्र मोदी हिमाचल में भी गए थे। उस लेवल का विकास का मुद्दा चला, नरेंद्र मोदी का ब्रांड चला। उस लेवल का जो गुजरात ने एग्जाम्पलरी विकास किया, 10% से ऊपर की ग्रोथ की, 4 जीडीपी उनकी 19,000 से, गुजरात तो पहले से विकसित राज्य है। 19,000 से तो नरेंद्र मोदी के जाने से पहले भी विकसित राज्य रहा है। हाँ? बात हिमाचल की हो रही है। हिमाचल में भी आज जब चुनावी नतीजे आए तो प्रेम कुमार धूमल बता रहे थे कि कोई घर ऐसा नहीं बचा जहां हमने फायदा ना पहुंचाया हो। हमने सड़कें बनवाई, हमने बिजली दिया, पूरी तरह विकास किया। और नरेंद्र मोदी वहां खुद गए थे ये कहने वहां की जनता से कि प्रेम कुमार धूमल हमारे मित्र हैं, मैं मित्रता निभाने आया हूं, इनको वोट दीजिए, ये और विकास करेंगे। तो वहां ना नरेंद्र मोदी का ब्रांड काम आया और ना वहां धूमल का विकास काम आया। हाँ, देखिए हिमाचल में तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी का ब्रांड हर जगह काम आ जाएगा? बीजेपी आती, लेकिन बीजेपी अपनी गुटबाजी, इनका जो सहयोगी था, जो लीडर छोड़ के चले गए, कुछ लीडर एग्रेसिव नहीं हुए जिसके कारण वहां हार हुई है। नहीं तो बीजेपी अच्छा काम की थी हिमाचल में। लेकिन कुछ लीडर तो गुजरात में भी छोड़कर गए थे और कांग्रेस के भी कुछ लीडर छोड़कर गए और कांग्रेस के अंदर भी गुटबाजी थी हिमाचल में। बागी खड़े हुए वहां पर। गुजरात में तो कांग्रेस बिल्कुल खत्म ही है। वहां पे तो उनका कोई नेतृत्व नहीं है। नरहरि अमीन जो उनके बड़े नेता माने जाते थे, आज उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। दूसरा देवबंद के वो थे वस्तनवी, उन्होंने मोदी जी का उनको तारीफ की। इरफान पटेल जो थे क्रिकेटर, उन्होंने वहां जाके, तो इसके बाद भी लोग जबरदस्ती, मेरे को लगता है कि यह एक कांग्रेस के दुष्प्रचार और एक नरेंद्र मोदी जी भाई नरेंद्र भाई के पीछे लोग पड़ गए जबरदस्ती। अच्छा गोपाल जी एक बात बताइए, अगर कांग्रेस यही काम करे तो कांग्रेस वो आप कहते हैं वो तुष्टिकरण कर रही है। आपने इरफान पठान को एक मंच पे बुलाया, मुसलमानों के विकास से आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन इरफान पठान को मंच पे लाकर क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? तुष्टिकरण कैसे हुआ? विकास जो समान विकास हुआ है, आप बताओ वहां पे 10 साल में कोई दंगा हुआ? कोई मुसलमानों को 2002 में 2002 का इतना बड़ा दंगा हो गया है कि 100 साल दंगा करने की जरूरत नहीं है। दंगे होने की जरूरत है क्या? 2002 में जो कुछ हुआ स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रदेशों में, उसके बाद कांग्रेस शासित प्रदेशों में दंगों का इतिहास देखेंगे तो 2002 याद तो कांग्रेस शासित राज्यों में दंगे हुए तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को वनवास मिल चुका है पूरी तरह, और बिहार से कांग्रेस खत्म हो गई है। सारे प्रदेशों में, आंध्रा में देखो, हर जगह पे दंगे कांग्रेस के शासित प्रदेशों में कंटिन्यूअसली हुए हैं और वहां पे माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है। और यही नहीं, इवन 1984 के दंगे देख लें तो यह जो पूरी राजनीतिक इतिहास देखें, शाहबानो का केस देख लें। दूसरी बात गोपाल जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा। आपने बात की कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और हम धार्मिक भेदभाव या जातीय भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। आप याद कीजिए जब 2010 में क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, सभी राज्यों ने अपने अपने खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ इनाम दिए। नरेंद्र मोदी गुजरात अकेला राज्य था जहां से इरफान पठान टीम में मौजूद थे, उन्हें किसी तरह का कोई इनाम नहीं दिया गया। क्या ये धार्मिक भेदभाव नहीं है? नहीं, अगर ये होता, अब जरूरत पड़ने पर अपनी छवि चूंकि उनको निखारनी है, इसलिए वो चुनाव से एक दिन पहले नरेंद्र मोदी इरफान पठान को अपने मंच पर ले आते हैं। क्या ये अपीसमेंट नहीं है? ये क्या है? इरफान पठान को ले आते हैं, इसका मतलब इतना बड़ा सीनियर व्यक्ति कोई किसी के कहने से आ जाएगा ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे तो फिर सभी को ले आते। आखिर वो अपनी मर्जी से आए हैं, वहां पे थे, तो इसमें और वो
और ये तो आप उन पे डाउट कर रहे हो कि इतने बड़े व्यक्ति किसी के कहने से आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। लेकिन आप देखिए, यह हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करता। वह समान इस देश की हर जनता को बिना किसी धर्म के और जाति के भेदभाव के सबको समान अधिकारों की बात करते हैं। और समान अधिकारों की बात करते हैं तो ये बात बताइए, एक मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है। संविधान की अनुच्छेद 341 में ये लिखा गया है कि जो लोग हिंदू मजहब को मानते हैं उनको आरक्षण मिलेगा, जो इस्लाम या ईसाई धर्म को मानते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। ये संविधान का ये ऐसा नहीं लिखा हुआ। 341 धारा 1950 का एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उसमें लिखा है, ऑर्डर है जिसके अंदर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को ही शेड्यूल कास्ट का आरक्षण मिलेगा। एक मिनट मैं स्पष्ट कर दूं, मैंने ये पूरा देखा है, पूरा लॉ पढ़ा है। फिर आप बराबरी की बात करते हैं और धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बीजेपी खामोश क्यों है? मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ जो आरक्षण का जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, वह धर्म के आधार पर नहीं है बल्कि जाति के आधार पर है। और जाति और जो पिछड़े वर्ग के आधार पर जाति का जो समाज की संरचना है वो हिंदू धर्म में है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना कि भाजपा का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, केवल जाति के आधार पर और पिछड़े वर्ग की आय के आधार पर दलित वर्ग को आरक्षण की आजादी देता है। और वह जाति की जो समाज की संरचना है वह केवल हिंदू धर्म में है। इसीलिए वो है। आप बोले रहिए, अभी प्रदीप टमटा कुछ बोलना चाहते हैं। प्रदीप जी आप अभी तक प्रदीप भाई बोल रहे थे, वो कह रहे हैं धर्म के आधार पर जी। प्रदीप जी ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, ये भाजपा नहीं कह रहा। बोलना चाहते हैं ये? हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। प्रदीप जी कुछ बोलना, प्रदीप जी बोलिए। देखिए, पूरी बहस को दूसरी ओर भटकाने की कोशिश है। गुजरात पहले से ही जो विकास का हुआ खड़ा किया जा रहा है कि गुजरात में हमने ये विकास कर दिया। महाराष्ट्र और गुजरात पहले से ही देश के सबसे विकसित राज्यों में एक से थे। कांग्रेस के जमाने में ही उस विकास में देश के अन्य राज्यों के मुकाबले में गुजरात बहुत आगे बढ़ा हुआ था। इसलिए कोई नरेंद्र मोदी ने कोई मिराकल नहीं किया कि ये पिछड़े हुए राज्य को अब बहुत विकास के दर, और इवन तो ये स्थिति है कि जो विकास की दर कांग्रेस के सामान में थी वो पीछे हो गई है। कोई नई बात नहीं कही है। सवाल जो है कि एक बात सही है कि जब आप समाज के सभी वर्गों के लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं, क्या उस गुजरात के अंदर माइनॉरिटी का स्थान नहीं है? क्या विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, माइनॉरिटी के मुस्लिम वर्ग के लोगों को क्या चुनाव लड़ने के लिए वो पार्टी वंचित क्यों करती है? इस सारी देश की जनता ने देखा होगा कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने सद्भावना की एक कार्यक्रम आडंबर किया था, एक मौलवी साहब ने उनको एक टोपी पहनाने की कोशिश की थी, उन्होंने सारे मंच में उसको पहनने से इनकार कर दिया था। और पूरे इस चुनाव के दौर में उन्होंने विकास को कहीं नहीं मिला, कम्युनल कार्ड खेला, कहीं मियां मुशर्रफ के रूप में, कहीं मियां दूसरे के रूप में। सारे के गुजरात में तो विकास का मुद्दा था ही नहीं। तो इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी को ये देखना पड़ेगा, और यही कारण है कि एनडीए के उसके भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नरेंद्र मोदी से सहमत नहीं है कि इस चेहरे को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जहां उसी दल में उसी के सहयोगी लोगों में एक राय नहीं हो, तो गोपाल जी क्यों उनको नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रीय राजनीति में हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए इस चीज को समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही आर्थिक विकास का एजेंडा उसके एजेंडे में कहीं नहीं रहा। उसने शुरू से भी, चाहे जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की याद में, कभी हिंदू, कभी गाय और कभी बाबरी मस्जिद, ये जो भावनात्मक मुद्दे हैं, यही भारतीय जनता पार्टी के हमेशा चुनाव के आधारभूत मुद्दे रहे। भारतीय जनता पार्टी के ने आज तक के इतिहास में कभी विकास पर या आर्थिक मुद्दों पर देश की जनता के सामने अपना एजेंडा नहीं रखा है। जी देखिए, आप भाजपा ने पूरा 2004 का इलेक्शन, यहां तक कि वो हारे वो भी आर्थिक मुद्दों पे ही लड़ा था,
और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि इलेक्टोरेट उस जो विकास की राजनीति को कन्वर्ट नहीं कर पाए या उसको समझ नहीं पाए। लेकिन जहां तक अभी वर्तमान में गुजरात की बात है, अगर कांग्रेस की पूरे देश की आर्थिक प्रगति 5.5 जीडीपी की ग्रोथ रेट है और गुजरात की 10 है, तो अगर आप कह रहे हैं कि वैसे ही देश प्रगति कर रहा था, तो 9% की जीडीपी की ग्रोथ रेट से कांग्रेस ने 5.5% की जीडीपी की ग्रोथ रेट पे ले आए और गुजरात उसके बाद भी 10 की रही। तो यह उनकी अचीवमेंट में कैसे नहीं मानेंगे? वहां 24 into 7 हर घर में बिजली की प्रोविजन है। यह विकास का मापदंड है कि नहीं? जीडीपी में 19,000 से लेकर 75,000 रुपए की पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ पिछले 5 साल 10 साल में होती है। इसको 4 गुना अगर देश की बढ़ गई, वहां कांग्रेस केंद्र में कहती है कि गरीबी की रेखा को नीचे करके 32 रुपए पर डे के ऊपर लाके वो गरीब कम हो गए। ऐसे आंकड़ों का खेल लाके यह केंद्र में कांग्रेस राजनीति विकास की करना चाहती है। अगर भाजपा शासित प्रदेशों का विकास दर निकाल लिया जाए, मध्य प्रदेश ने एग्रीकल्चर में 19% की ग्रोथ रेट ली है, अगर वो निकाल लिया जाए तो देश की पूरी आर्थिक प्रगति 5.5% की जीडीपी भी नहीं रहेगी। यह कांग्रेस को जनता समझ रही है। कांग्रेस यह झूठ आंकड़ों को देके सच को छुपाने से जनता आज इस बात को समझ रही है कि भाजपा शासित प्रदेश गुड गवर्नेंस एंटी करप्शन प्लैंक में कांग्रेस शासित प्रदेशों से कहीं आगे है। गुड गवर्नेंस में बहुत अच्छा, इवन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 2 राज्य थे। छत्तीसगढ़ गुड गवर्नेंस में 2 राज्य थे, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। आप क्यों नहीं समझ रहे कि जो बातें आप कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस भ्रष्टाचार में 2 राज्य इस समय देश की जनता ने तय किए, हिमाचल प्रदेश में गुजरात में। आप क्यों हिमाचल प्रदेश को भूल रहे हैं? प्रदीप जी, बात आपको सही है, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के खाते में गया है। प्रदीप जी, आपके बात बिल्कुल सही है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के खाते में गया है। भूल नहीं रहे, कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है, इसे कोई नहीं भूल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि लगातार 3 चुनाव में कांग्रेस नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं पछाड़ पाई? स्ट्रेटेजी में कहां गलती रह गई? देखिए, कुछ स्थानीय कारण है, उसका पार्टी फिर विश्लेषण करेगी उन स्थानीय फैक्टरों का। वो स्थानीय फैक्टर्स है। तो मेरा तो सिर्फ ये सवाल है कि आप गुजरात के स्थानीय फैक्टर को राष्ट्रीय फैक्टर बना रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के फैक्टर को आप कहने इसका राष्ट्रीय राजनीति में कोई महत्व नहीं होने जा रहा है। ये तो हिमाचल प्रदेश का कोई नेता देश का प्रधानमंत्री बनने का दावा नहीं कर रहा है, न कांग्रेस की तरफ से न बीजेपी की तरफ से। तो नरेंद्र मोदी प्रदेश में मात्र लोकसभा की 4 सीटें को क्या भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है? मैं चाहूंगा हमारे ये बताइए, इरफान रसूल हमारे सहयोगी, वो प्रदीप टमटा जी की बात पर कुछ नहीं, वो बताए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को अपना राष्ट्रीय नेता डिक्लेयर कर दिया है? इरफान साहब, आपको ये बताया, अगर स्थिति स्पष्ट है तो हम बात करें। मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान कर दिया है दिल्ली आने का। 27 तारीख को दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो गुजरात से रुखसत हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने गुजरात को ये कह दिया है, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और वो जैसे आज माफी भी मांग रहे हैं, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा, एक टाइप का ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने अनाउंस कर दिया है। हमारे बीजेपी लीडर ये कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी बाद में। मोदी जी ने आज ही तय कर दिया है, पार्टी को संभालिए, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी जीत जाएंगे, तो वो भी 3री बार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी दावेदारों में शामिल हो जाएंगे। 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले भाजपा में पीएम के उम्मीदवार बन जाएंगे, तो भाजपा में घमासान न हो जाए कहीं। नहीं तो इसका मतलब कि 3री बार जीतना गोपाल जी, मैं इस बहस मतलब ये तो पॉजिटिव सिग्नल को आप नेगेटिव ले रहे हैं। ये बहस अब आखिरी अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। सिर्फ एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नरेंद्र मोदी का कद बीजेपी में इतना ऊपर हो गया है कि जहां पार्टी की बैठक, पार्टी के फैसले की कोई अहमियत नहीं रहती है? गुजरात से पहली खबर आती है कि 25 दिसंबर को मोदी शपथ लेंगे। उसके बाद दिल्ली से खबर आती है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शाम को होगी, विधायक दल की बैठक बाद में होगी, पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। लेकिन मोदी तय कर लेते हैं कि वो 25 तारीख को शपथ लेंगे। तो ऐसे में पार्टी स्ट्रक्चर और डेमोक्रेसी कहाँ रह जाती है?
सब कुछ मोदी अगर तय कर रहे हैं, जो आपने खुद भी कहा था कि टिकट से लेकर पार्टी के एजेंडा से लेकर कैंपेन से लेकर हर चीज मोदी ने तय की है, तो इसमें पार्टी का रोल कहाँ है? नहीं तो नरेंद्र मोदी जी नरेंद्र मोदी के सामने पूरी बीजेपी नतमस्तक हो चुकी है पूरी तरह से। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को आप पार्टी से या गुजरात को पार्टी से अलग कैसे मानते हैं? नहीं, ऊपर मानते हैं, अलग नहीं मानते, ऊपर मानते हैं। तो वो तो वरिष्ठ नेता है कि इतना बड़ा जिसका कद है, जितना बड़ा उनका आज सम्मान है, तो वो सम्मान अगर पार्टी में नहीं मिलेगा तो उसमें क्या? अगर गुजरात के बारे में आज नरेंद्र मोदी जी अगर डिसीजन नहीं लेते तो कैसे ये जीतते इलेक्शन? आखिर जो काम कर रहा है उसको स्वतंत्रता नहीं देंगे या उसकी बात नहीं मानेंगे या उसकी क्रेडिट को हम उसका जब अच्छा आएगा तो हम तालियां नहीं बजाएंगे, उनका माला नहीं पहनाएंगे, खुशी नहीं जाहिर करेंगे, तो फिर हम किस लिए? जी, बहुत सही बात आपने कही कि अगर सम्मान नहीं देंगे और उसका एहतराम नहीं करेंगे तो फिर पार्टी हम लोग किस लिए? हम तो इतने खुश हैं कि हम उनको बधाइयों के पुलिंदे भेजना चाहते हैं। वाह, बहुत खूब, बधाइयों के पुलिंदे आपने भेजे। और महेश्वर जी आप हमारे साथ बने रहे, गोपाल जी आप हमारे साथ बने रहे पूरे घंटा इस चर्चा में, प्रदीप टमटा जी आप भी इस चर्चा में हमारे साथ बने रहे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान रसूल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की न्यूज़ लाइन में इस 2014 की बिछी हुई बिसात पर हमने चर्चा की। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे किसी और अहम मुद्दे के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। PCL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जिंदगी है तो उलझने हैं, उलझने हैं तो रास्ते हैं। आप किस तरह आगे बढ़ेगी, आपका भविष्य हो उज्जवल। देखिए हमारा खास कार्यक्रम करियर गाइड, सोमवार से शनिवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। आप चाहते हैं एक बेहतर घर, हम साकार करते हैं आपका हर सपना। हमें ख्याल है आपकी सुरक्षा का, हमें ख्याल है आपकी जरूरतों का। यहाँ आएंगे तो बाकी दुनिया भूल जाएंगे। ये